मिडिल ईस्ट से एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। उनके काफिले में ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अजरबैजान की सीमा के नजदीक अरास नदी पर बने किज कलासी डैम का उद्घाटन करने गए थे। ये डैम अजरबैजान और ईरान के बीच सबसे बड़ा ज्वाइंट वाटर प्रोजेक्ट है। डैम की लोकेशन ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में पड़ती है। इब्राहिम रईसी का काफिला इसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी तबरेज की तरफ लौटने वाला था। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अजरबैजान एक देश है जिसके साथ मिलकर ईरान ने डैम बनाया है। वहीं पूर्वी अजरबैजान ईरान में ही स्थित एक प्रोविंस यानी प्रांत है। इससे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार आप ईरान की ज्योग्राफी को समझिए तो अजरबैजान और ईरान की इक्वेशन को समझ पाएंगे। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित है। उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही किज कलासी डैम बनाया गया है। ईरान की जलवायु काफी परिवर्तनशील है। इसके उत्तर पश्चिम में भारी बर्फबारी के साथ तेज ठंड होती है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में हेवी फॉग के चलते ईरानी राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की घटना हुई है। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। वहीं दक्षिण की तरफ ये देश पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर देश होने का दावा करता है। बीते दिनों ईरान इजराइल पर पहली बार डायरेक्ट हमले के चलते भी खबरों में था। यह हमला इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किया गया था। जाहिर है कि ईरान और इजराइल के बीच का टसल अभी लंबा चलेगा। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत कई तरह के संकट की स्थिति बना सकती है। जैसे ईरान में सत्ता में फेरबदल होगा तो नई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। दूसरा, जब से प्लेन क्रैश की खबर आई है, एक एजेंसी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो कि अपने खुफिया ऑपरेशंस के चलते दुनिया भर में जानी जाती है। अभी ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन अगर इन कयासों में कुछ भी हकीकत हुआ तो इजराइल और ईरान के खराब संबंध और बदतर स्थिति में चले जाएंगे, जो पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा। मिडिल ईस्ट के इस संकट में यूएसए इजराइल के सहयोगी के तौर पर शामिल होता है, जिससे पूरे विश्व की भू राजनीति पर असर दिखाई देता है। इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुई है। अगर ईरान में राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है तो इसके लिए ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति की मौत पद पर रहते हुए हो जाती है तो पहले उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में मोहम्मद मोखबर हैं, वे अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की सहमति होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक परिषद 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर निर्णय लेती है। परिषद में उपराष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, न्यायपालिका के अध्यक्ष शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी ईरानी राष्ट्रपति के पद पर साल 2021 में चुने गए थे। अगले राष्ट्रपति चुनाव साल 2025 में आयोजित होने वाले थे। अब नई बनी स्थितियों में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में संभावित है। इस पूरी स्थिति से एक बात और जाहिर होती है कि ईरान में एक सुप्रीम लीडर का भी पद है। देखिए, ईरान में राष्ट्रपति पद से ऊपर भी एक पद है जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं। देश के सभी मामलों में फैसला लेने का अंतिम अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होता है। आइए जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर में आखिर फर्क क्या है। सुप्रीम लीडर, जिसे शिया इस्लामी धर्मशास्त्र में वेलायत फकीह के नाम से जानते हैं, सुप्रीम लीडर ही ईरान में अंतिम शासक होता है और देश से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उसी को होता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर पद की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का प्रमुख और कमांडर इन चीफ भी होता है। सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त है कि सिर्फ पुरुष ही इस पद पर आसीन हो सकता है। ईरान में जिस प्रकार का इस्लामिक कानून है, उसके अनुसार सुप्रीम लीडर के पद पर केवल एक उच्च रैंक वाले शिया धर्मशास्त्री को ही बैठाया जा सकता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई 1989 से सत्ता में हैं। वे न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करते हैं, बल्कि सेना, न्यायपालिका, संरक्षक परिषद यानी गार्जियन काउंसिल और राज्य मीडिया को भी वही निर्देशित करते हैं। इसके अलावा उन्हें सीधे सरकार और न्यायपालिका के काम में भी दखल देने का अधिकार है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं।
राष्ट्रपति को नागरिकों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संसद में शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की आधिकारिक स्वीकृति हासिल करने की जरूरत होती है। डोमिनिक रिपब्लिक में राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर को दोबारा निर्वाचित किया गया है। लुइस एबिनेडर भ्रष्टाचार रोधी मुहिम और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के कारण बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि हैती मूल के लोगों के प्रति उनके कठोर रवैये और हैती से आने वाले प्रवासियों के प्रति कठोर नीतियों के चलते एबिनेडर सरकार की आलोचना भी होती रही है। देखिए, डोमिनिक रिपब्लिक और हैती कैरेबियन सागर में स्थित मध्य अमेरिकी देश हैं। हैती और डोमिनिक रिपब्लिक दोनों हिस्पानियोला द्वीप पर स्थित हैं। हैती इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से में तो डोमिनिक रिपब्लिक पूर्वी हिस्से में है, लेकिन डोमिनिक रिपब्लिक की आर्थिक स्थिति हैती से बिल्कुल विपरीत है। पश्चिमी गोलार्ध के देशों में हैती सबसे गरीब है क्योंकि इसकी 80% आबादी गरीबी स्तर से नीचे रहती है। इसके अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में योगदान करते हैं और निर्वाह खेती में काम करते हैं। वहीं डोमिनिक रिपब्लिक को मिडिल इनकम नेशंस में शामिल किया जाता है। IMF के मुताबिक ये देश आने वाले 40 सालों में एडवांस इकोनॉमीज की सूची में शामिल हो सकता है। अब दोनों की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर होने के चलते हैती के लोग इलीगल तरीके से डोमिनिक रिपब्लिक में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात डोमिनिक रिपब्लिक के लोगों को पसंद नहीं। जाहिर है, कोई भी देश क्यों चाहेगा कि उनके संसाधनों का फायदा दूसरे देश के लोग उठाएं, तो इससे डोमिनिक रिपब्लिक के लोग परेशान रहते हैं। लोगों के इस मन को भांपकर साल 2020 में लुइस एबिनेडर सत्ता में आए थे। पावर में आते ही उन्होंने हैती की सीमा के साथ 164 किलोमीटर लंबी कंक्रीट वॉल बनवाना शुरू किया, जिससे हैती से आने वाले अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों को रोका जा सके। आंकड़ों की माने तो उन्होंने 2023 में 2.5 लाख से अधिक प्रवासियों को निर्वासित किया था। आपने कई बार खबरों में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा। इसे लेकर इंसानी स्वास्थ्य पर बढ़ रही चुनौतियों की चर्चा अक्सर की जाती है। अब खबर आ रही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए WHO ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल WHO ने अपडेटेड BPPL यानी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट जारी की है। इसका मकसद नई एंटीबायोटिक दवाओं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गाइड करना है, जिससे भविष्य में AMR के लिए भी इलाज उपलब्ध हो। देखिए, AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटी माइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जबकि ये दवाएं इन्हें ही खत्म करने के लिए भी हैं, तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो गया और उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा दे दी गई, लेकिन अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है, यानी उस बैक्टीरिया ने दवा से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्रिएट कर लिया है। अगर AMR के बढ़ते संकट की वजह की बात करें तो इंसान से लेकर जानवरों और पौधों तक में एंटी माइक्रोबियल्स का बेहिसाब इस्तेमाल किया गया है। लोग सामान्य बुखार में भी बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। साथ ही कई बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवाओं के कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करते। इसके अलावा भी हर सेक्टर में एंटीबायोटिक दवाओं के बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इस्तेमाल होता है। WHO द्वारा जारी BPPL लिस्ट में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, जिन्हें क्रिटिकल प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी नाम दिया गया है। क्रिटिकल प्रायोरिटी लिस्ट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया को जगह दी गई है। ये सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। माइकोबैक्टीरियम TB के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। वहीं हाई प्रायोरिटी लिस्ट में वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस, एंटेरोकोकस फेशियम और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस aureus जैसे इन्फेक्शन को शामिल किया गया है। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फेशियम को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। वहीं मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में उन बैक्टीरियाज को शामिल किया गया है जो उच्च रोग बोझ का कारण बनते हैं। ये विशेष रूप से वल्नरेबल सेक्शन को प्रभावित करते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि भारत उन सभी वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा लेगा जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हैं। उनका इशारा अगले महीने आयोजित होने वाले G7 और यूक्रेन पीस सम्मेलन की तरफ था। G7 का सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के बीच इटली में आयोजित होना है। वहीं यूक्रेन पीस सम्मेलन 15 से 16 जून के दौरान स्विट्जरलैंड में। भारत यहां पर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के तौर पर शामिल होगा। देखिए, ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद हैं।
भारत लंबे वक्त से ग्लोबल साउथ के देशों की वकालत करता रहा है। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भी भारत ने इन देशों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था। इससे पहले जनवरी 2023 में भारत ने यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस थीम के तहत पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल तौर पर आयोजन किया। इस समिट का मकसद ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को मजबूती से उठाना था। भारत का मानना है कि वर्तमान में मौजूद प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल साउथ के मुद्दों के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर एक और बात नोट कर लीजिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन साल 2003 से भारत को कई बार G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में इटली में आयोजित हुए G7 सम्मेलन के जो सालाना सम्मेलन होता है उसमें हिस्सा लेने गए थे। ऐसे ही 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इटली में आयोजित G8 सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दरअसल पहले G7 समूह G8 हुआ करता था, इसमें रूस भी शामिल था। इसे G8 के नाम से जानते थे। 2014 तक भी रूस इस समूह का हिस्सा था, लेकिन रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया, इसे संगठन से बाहर कर दिया गया और फिर ये G7 हो गया। आपको बता दें G7 में यूके, यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल होती हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे में आज का टर्म है वोटिंग फ्रॉम होम। देखिए, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों में पहली बार वोटिंग फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत 85 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन और 40% बेंचमार्क वाले पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को घर से वोट करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा का लाभ लेना ऑप्शनल है, मतलब अगर लोग चाहें तो पोलिंग बूथ पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा यह सुविधा चुनावों को समावेशी बनाने के मकसद से शुरू की गई है। देश भर में 81 लाख से ज्यादा 85+ ईयर के सीनियर सिटीजन मतदाता हैं और 90 लाख से अधिक PWD मतदाता पंजीकृत हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा हिस्पानियोला द्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या फिर लेब्राडोर सागर। दूसरा प्रश्न है, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्राजील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिनामाटा संधि पारे के प्रदूषण से संबंधित है। GEF का गठन पेरिस समझौते के दौरान हुआ था और बताना था कि कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। अगला प्रश्न था, डेंगू बुखार का कारक एक मच्छर जनित वायरस है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, निपा वायरस या फिर फ्लेवीराइबो वायरस। और सही जवाब है विकल्प डी, फ्लेवीराइबो वायरस। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, इसे लागू होते देख पाना उतना ही मुश्किल होता है। घटना पर गौर करिए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कुछ दोस्त लंबे वक्त से मिलने का प्लान कर रहे थे। एक दिन समय मिला तो सारे दोस्त एक रेस्तरां में मिले। लौटते वक्त उनमें से दो दोस्तों की मोटर बाइक को एक पोर्शा कार चला रहे 17 साल के व्यक्ति ने टक्कर मार दी। दोनों दोस्तों की इस हादसे में जान चली गई और 17 साल के आरोपी को माइनर होने के चलते 15 घंटों के भीतर जमानत मिल गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को रोड एक्सीडेंट्स पर 300 शब्दों का एक एस्से लिखने को कहा है। साथ ही 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की भी सजा दी गई है। यह माइनर पुणे के एक बिल्डर का बेटा है। जमानत पर पुणे के कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी का अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 2 के तहत एक हेनियस क्राइम है। हम कोर्ट में आरोपी को वयस्क के तौर पर ट्रीट करने के लिए लेके गए थे, लेकिन कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। यह घटना केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के डिसीजन पर सवाल खड़ा नहीं करती, यह घटना सवाल खड़ा करती है पेरेंट्स पर जिन्होंने अपने माइनर बच्चे को पोर्श चलाना अलाउ किया। यह घटना सवाल खड़ा करती है पब ओनर्स पर जिन्होंने एक माइनर को अल्कोहल सर्व किया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स पर भी सवाल उठते हैं जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल को नोटिस करने में असफल रहे। ये ट्रेजेडी हम सभी को एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने की चेतावनी देती है। एज पेरेंट्स, एज बिजनेस ओनर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तौर पर हमें ऐसी घटनाओं में योगदान देने वाले अपने कामों के लिए खुद को जवाबदेह मानना चाहिए। हम समझते हैं कि इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्यों इन्वॉल्व हुआ और भारत में जुवेनाइल जस्टिस से
मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि भारत में 18 साल तक के व्यक्ति को अवयस्क या माइनर माना जाता है। तो जो भी एक्ट जुवेनाइल जस्टिस के लिए बनाए गए वो 18 साल की कम उम्र के लोगों को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, भारत में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इस थियरी पर काम करता है कि बच्चे मासूम होते हैं और उनके व्यक्तित्व पर कई तरह के फैक्टर्स का असर होता है। जब वो क्राइम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इनमें परवरिश, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, शिक्षा का अभाव और आर्थिक कारण शामिल होते हैं। भारत में इन मामलों को डील करने के लिए द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 लागू था। फिर इस एक्ट को रिप्लेस करके जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 लाया गया। इस एक्ट में साल 2021 में संशोधन भी किया गया था। एक्ट के मुख्य प्रावधानों में से एक था कि 16 से 18 साल के माइनर्स को वयस्क की तरह ट्रीट किया जाना। इसमें अपराध की प्रकृति और क्या किशोर पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसका निर्धारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा किया जाना था। 2015 के एक्ट में क्राइम्स को हेनियस क्राइम्स, सीरियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंस में बांटा गया था। 2021 के संशोधन में हेनियस और सीरियस क्राइम्स को क्लियरली डिफाइन किया गया। सीरियस ऑफेंस में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया जिनमें अधिकतम 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। वहीं हेनियस क्राइम्स में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया जिनमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो। 20 से 30 मई 2024 के दौरान भारत के कोच्चि में ATCM 46 यानी अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। इसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। आखिरी बार भारत ने ATCM की मेजबानी 2007 में नई दिल्ली में की थी। इस बैठक का आयोजन भारत में गोवा स्थित NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है। बैठक में अंटार्कटिक संधि में शामिल 56 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि लागू हुई 1961 में। भारत इसमें साल 1983 में शामिल हुआ था। अंटार्कटिक में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से साल 1983 में गठित किया गया था। इस स्टेशन ने साल 1990 तक काम किया, मतलब कि ये अब बंद हो चुका है। 1989 में भारत ने अंटार्कटिक में दूसरा रिसर्च स्टेशन मैत्री के नाम से शिरमाचर ओएसिस में स्थापित किया था। 2012 में तीसरा रिसर्च स्टेशन भारती के नाम से स्थापित किया गया। भारत यहां पर मैत्री 2 नाम से एक नया रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है, जो कि 2029 तक ऑपरेशनल हो सकता है। 2022 में भारत ने अंटार्कटिक संधि के साथ कमिटमेंट शो करते हुए अंटार्कटिक एक्ट भी लागू किया था। संधि के तहत अंटार्कटिक को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन से बाहर नो मैंस लैंड माना गया था। नो मैंस लैंड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भूमि के उस टुकड़े का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस पर किसी देश का दावा या नियंत्रण ना हो। यह अक्सर 2 देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है। संघर्ष या विवाद से बचने के लिए इस क्षेत्र को आमतौर पर खाली छोड़ देते हैं। देश आमतौर पर इस भूमि का उपयोग या कब्जा नहीं करने पर सहमत होते हैं। नो मैंस लैंड विवादित क्षेत्रों को भी संदर्भित कर सकता है जहां नियंत्रण स्पष्ट नहीं है। यह प्रत्यक्ष टकराव को रोकने में मदद करता है और देशों के बीच एक तटस्थ स्थान बनाए रखता है। अंटार्कटिका के संदर्भ में नो मैंस लैंड से मतलब महाद्वीप के उन क्षेत्रों से है जिन पर किसी भी देश का कोई दावा नहीं है। आपको बता दें, अंटार्कटिक पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संधि इस महाद्वीप पर प्रशासन से जुड़ी सभी गतिविधियों का आधार है। इस संधि के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो संधि के तहत अंटार्कटिक में कहीं भी परमाणु परीक्षण या रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निपटान प्रतिबंधित होगा। साथ ही अंटार्कटिक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी तरह के सैन्यीकरण की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को वैज्ञानिक जांच करने की स्वतंत्रता हासिल होगी। बैठक की मेजबानी NCPOR के द्वारा की जा रही है। NCPOR ध्रुवीय और महासागरीय अध्ययनों पर केंद्रित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक भारतीय शोध संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। यह गोवा में स्थित है। यह आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिंद महासागर क्षेत्रों में शोध करता है। संस्थान भारत को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में मदद करता है। कल हमने ईरान के राष्ट्रपति की प्लेन क्रैश हादसे में मौत की खबर आपको बताई थी। इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समस्याएं आ रही थी। खराब मौसम और अंधेरे के चलते सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा था। इसके चलते
ईरान ने यूरोपियन यूनियन से इमरजेंसी सैटेलाइट मैपिंग सर्विस को एक्टिवेट करने की गुजारिश की थी। इसके बाद ईयू ने कोपरनिकस ईएमएस रैपिड रेस्पॉन्स मैपिंग सर्विस एक्टिवेट कर दी थी। ईयू के मुताबिक यह सर्विस किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं बल्कि मानवता के नाते एक्टिवेट की गई है। हम ईयू की इस इमरजेंसी सैटेलाइट मैपिंग सर्विस के बारे में यहां जानेंगे। ईयू के कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का क्रिटिकल कंपोनेंट रैपिड रिस्पांस मैपिंग टेक्नोलॉजी है। इसी तकनीक के तहत यह सिस्टम घटना का एक्यूरेट मैप तुरंत जारी कर पाता है। कोपरनिकस प्रोग्राम को ईयू स्पेस एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। कोपरनिकस प्रोग्राम अंतरिक्ष और जमीन पर एक विशाल अति उन्नत कैमरा सिस्टम की तरह है जो हमें अपने ग्रह को समझने और उसकी देखभाल करने में मदद करता है। यह कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एक विशेष कैमरा होता तो आपके पड़ोस में होने वाली हर चीज को देख सकता। अगर वो कैमरा कौन अपने बगीचे में पानी दे रहा है, ट्रैफिक जाम कहां पर है, तूफान के दौरान कोई पेड़ गिरा है या नहीं, बस ऐसा ही कुछ कोपरनिकस सिस्टम वैश्विक स्तर पर करता है। कोपरनिकस पृथ्वी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जमीन, हवा और समुद्र में उपग्रहों और सेंसर्स का उपयोग करता है। यह पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करता है, जैसे मौसम का पैटर्न, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग में परिवर्तन इत्यादि। इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बाढ़ या जंगल की आग जैसी आपात स्थितियों के दौरान तेजी से मानचित्र और रिपोर्ट बनाता है। इससे स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। इसे आप अपने फोन पर मौजूद मौसम ऐप की तरह समझिए, लेकिन यह आपके फोन से ज्यादा एडवांस है। जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो मौसम ऐप आपको चेतावनी देने के लिए कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करता है। इसी तरह कोपरनिकस वैज्ञानिकों, सरकारों, संगठनों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए दुनिया भर से विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। उदाहरण के लिए बाढ़ के दौरान कोपरनिकस विस्तृत मानचित्र प्रदान कर सकता है जो दिखाता है कि कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं को तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। जब भी कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी सर्विस एक्टिव की जाती है, यह पूरे एरिया का घटना से पहले का डिटेल्ड मैप और घटना के बाद का डिटेल मैप प्रोवाइड कराया जाता है। इस डिटेल इमेज में डैमेज के बारे में सारी सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ एक और बात समझिए, आपने अक्सर किसी विमान के एक्सीडेंट के बाद ब्लैक बॉक्स का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके दो भाग होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर। अपने नाम के बावजूद ब्लैक बॉक्स आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना के बाद इसका पता लगाना बहुत आसान हो। एफडीआर गति, ऊंचाई और दिशा जैसे महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों को रिकॉर्ड कर लेता है। और सीवीआर क्या करता है? सीवीआर पायलट की बातचीत, इंजन की आवाज, अलार्म सहित कॉकपिट में जो आवाजें हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। इन उपकरणों का प्राथमिक मकसद जांचकर्ताओं को यह समझने में सहायता करना होता है कि दुर्घटना की स्थिति में उड़ान के दौरान आखिर क्या हुआ था। साथ ही आवश्यक डेटा मुहैया कराना भी इसका मकसद है जो तकनीकी समस्याओं या मानवीय त्रुटियों को प्रकट कर सकता है। ब्लैक बॉक्स उच्च तापमान, गहरे पानी और गंभीर प्रभावों जैसी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त राष्ट्रपति ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक ऐसे वक्त में ताइवान की गद्दी संभाली है जब ताइवान को हड़पने के लिए चीन सबसे ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। चिंग ते के राष्ट्रपति बनने से चीन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। चीन की सरकार उन्हें एक अलगाववादी मानती है। ताइवान के नए राष्ट्रपति के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल चीन पूरे ताइवान पर अपना दावा करता है। चीन की सरकार खुलकर कहती रही है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान को बल प्रयोग करके नियंत्रण में ले लिया जाएगा। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल संधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा करता है। इनमें मात्सु, क्वेमेओ और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान और फिलीपींस के बीच बसे ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में पूर्वी चीन सागर और उत्तर पूर्व में रयूकू द्वीप स्थित है। इसके पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर है और दक्षिण में बाशी चैनल स्थित है। चलिए, कल से हमने एक नई शुरुआत की है। आपको पता है टर्म ऑफ द डे। आज के टर्म ऑफ द डे में देखते हैं क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग हैकिंग का ही एक तरीका है। इसमें हैकर्स ब्लूटूथ के जरिए डिवाइस को हैक करते हैं। इसमें हैकर्स कॉल सुन सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लू बगिंग अटैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस में ही हो सकते हैं। इसमें डिवाइस का ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में होना चाहिए। अगर ब्लूटूथ डिवाइस
10 मीटर की रेंज में है तो हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं। ब्लू बगिंग से बचने के लिए यूजर्स को ब्लूटूथ डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए। साथ ही कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज में न होने पर डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। किसी भी अनजान ब्लूटूथ पेयरिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। चलिए अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, R21 मैट्रिक्स एम पद खबरों में रहा था। यह पद निरूपित करता है वैक्सीन को, सुपर कंप्यूटर को, चक्रवात को या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की एक यूनिट को। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती संबंधित हैं आर्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन, अंटार्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन, मंगल पर स्थित रिसर्च स्टेशन या फिर चंद्रमा पर स्थित भारतीय शोध संस्थान से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा हिस्पानियोला द्वीप स्थित है हिंद महासागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या फिर लैब्राडोर सागर। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्राजील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? और सही जवाब है भारत यानी विकल्प सी। पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी सबसे खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर पानी मौजूद है जो इंसानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पानी कितना महत्वपूर्ण है इस फैक्ट से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी पानी की चुनौतियों की अनदेखी जारी है। हम पीने लायक साफ पानी को खोते जा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले वेनेजुएला के ग्लेशियर्स खत्म होने की खबर कवर की थी। पृथ्वी पर मौजूद फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ग्लेशियर्स की ही है। पानी की अहमियत को समझते हुए दुनिया भर के देश वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन करते हैं। 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन 18 से 25 मई के बीच इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर फोरम वाटर सेक्टर में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग है। इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। देखिए, स्टेक होल्डर्स वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिन लोगों का उस पर्टिकुलर मामले से लेना देना है, उस मामले से जिन भी लोगों पर असर पड़ेगा वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसमें वोटर्स, भारत के नागरिक, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, मीडिया, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। एक हद तक बाहर के वो देश भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको भारत के साथ रिश्ता रखना है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि सत्ता में कौन आएगा। बहरहाल, वर्ल्ड वाटर फोरम में स्टेक होल्डर्स के तौर पर बहुपक्षीय संस्थाएं, सिविल सोसाइटीज, अकेडमिक क्षेत्र के लोग समेत राजनेता हिस्सा लेते हैं। इस फोरम का आयोजन वर्ल्ड वाटर काउंसिल और मेजबान शहर के द्वारा किया जाता है। फोरम का आयोजन 1997 से हर 3 साल पर किया जाता है। 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम में वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच का अधिकार, इस पर जोर दिया गया है। एक बात और मैंने शुरुआत में ही कही कि हमारी पृथ्वी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है। ये बात सही है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा है। फिर एक सवाल मन में आता होगा कि जब इतना सारा पानी है तो भाई क्राइसिस किस चीज की है? पृथ्वी पर पानी तो है, लेकिन ये पानी 97.3% महासागरों में मौजूद है, जो कि सलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है जिसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी है। कुल फ्रेश वाटर का भी 0.20% आइस कैप्स यानी ग्लेशियर्स में, 0.68% ग्राउंड वाटर, 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स और इनलैंड सी में मौजूद है, 0.0019% वायुमंडल में और केवल 0.0001% पानी नदियों में मौजूद है। अगर आपको इस डेटा के एग्जैक्ट फिगर्स याद ना हो तो चलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस याद रखिए कि फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ है या सबसे कम फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है। हाल ही में मिजोरम के फांगपुई नेशनल पार्क में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी हेमी पैरासिटिक स्थलीय पौधा मिला। इसे थेरोस्पर्मम लुशायोरम नाम दिया गया है। इसका नाम मिजोरम में पाई जाने वाली लुशाई जनजाति के नाम पर रखा गया है। यह जनजाति जैव विविधता संरक्षण के लिए भी जानी जाती है। इस पौधे के बारे में जानकारी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जुटाई गई है। पौधे के बारे में जानकारी फाइटोटैक्सा नाम के प्रसिद्ध प्लांट जर्नल में छपी है। अर्धपरजीवी पौधों में पूरी तरह से विकसित जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम नहीं होती, इसलिए ये पौधे दूसरे पौधों पर कुछ चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, जिससे ये अपना कुछ या पूरा पानी और खनिज प्राप्त करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपने भोजन का उत्पादन करते हैं। ये हॉस्टोरिया नाम की विशेष संरचनाओं के जरिए दूसरे पौधों से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध परजीवी कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं होते बल्कि एक सीमा तक ही डिपेंड करते हैं।
आपको बता दें, लुशाई जनजाति मिजोरम में पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे बड़ा समूह है। इनकी आबादी खास तौर पर आइजोल और लुंगलेई जिलों में केंद्रित है। इस जनजाति में साक्षरता का स्तर बहुत ऊंचा है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसमें भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कृषि ज्यादा की जाती है। झूम कृषि बहुत पुरानी कृषि करने की पद्धति है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, वनस्पति को जलाते हैं और राख का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं। वे इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाते हैं जब तक कि मिट्टी के पोषक तत्व खत्म नहीं हो जाते। फिर वे भूखंड को छोड़ देते हैं और प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक नए वन क्षेत्र में चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद वापस इस एरिया में खेती करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रक्रिया दोहराने से मिट्टी की उर्वरता लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को सस्टेनेबल नहीं माना जाता। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कई नामों से जानते हैं। असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में दहिया और बेवर, मध्य भारत में पेंडा और केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी। इन सभी में अस्थायी कृषि क्षेत्र बनाने के लिए वन क्षेत्रों को साफ करना और जलाना शामिल है। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रथा को कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मध्य अमेरिका में खासतौर पर मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील और अमेज़न में रोका, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग, कैरेबियन देशों में कोनुको और फिलीपींस में कैंगिन। मैंने फांगपुई नेशनल पार्क का जिक्र किया था क्योंकि ये पौधा इसी नेशनल पार्क में मिला था। फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम के लांगटलाई जिले में म्यांमार की सीमा से लगे दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची पीक है। इसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दरअसल कई बार फांगपुई पीक पर बादलों की एक लेयर जैसे बन जाती है जो दूर से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क नाम दिया गया है। आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हों और तभी आपके मोबाइल पर एक कॉल आए। ये कॉल किसी ऐसे नंबर से हो जो देखने में लगे कि कस्टमर केयर का तो नहीं है। आप अपने क्रूशियल वक्त में से टाइम निकाल कर फ़ोन उठा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये कॉल तो आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए की गई थी, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। मोबाइल लोगों की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन का बेहद ज़रूरी हिस्सा है। मोबाइल के ज़रिए बिजनेस कम्युनिकेशन बूस्ट भी हुआ है, लेकिन लगातार और बार बार प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कभी फीडबैक के नाम पर की गई कॉल्स लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। इन कॉल्स अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यूसीसी या अवांछित वाणिज्यिक कॉल्स इन्हें कहा जाता है। हाल ही में ट्राई, आरबीआई, सेबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इन कॉल्स की चुनौती से निपटने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूसीसी को कम करने और इनके मिसयूज को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर माना गया कि यूसीसी अभी फाइनेंस फ्रॉड का जरिया बन चुके हैं। साथ ही इससे निपटने के लिए व्हाइट लिस्टिंग, डिजिटल कंसेंट एग्जीबिशन और फ्रॉड कंट्रोल जैसी रणनीतियों को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जैसी स्ट्रेटजी को और बेहतर ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। व्हाइट लिस्टिंग क्या होता है? व्हाइट लिस्टिंग एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। इसमें यूजर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर केवल उन्हीं ऐप या वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर ने नोट दिया है। इससे लैपटॉप या मोबाइल को अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एप्पल कंपनी एप्पल स्टोर पर कुछ डेवलपर्स को व्हाइट लिस्ट करती है, तभी वे उनके स्टोर को यूज कर पाते हैं। संसद के एक एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के जरिए 20 फरवरी 1997 को ट्राई का गठन किया गया था। इसका मकसद था टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। इसके अलावा ट्राई इस क्षेत्र के सभी प्लेयर्स को एक पारदर्शी नीति के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है। ट्राई एक्ट को साल 2000 में एक अध्यादेश के जरिए संशोधित किया गया। इसके जरिए टीडी सैट यानी टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब ट्राई के न्यायिक और विवाद से संबंधित कामों को टीडी सैट को सौंप दिया गया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 की अकाउंटिंग के बाद सरकार को सरप्लस या डिविडेंड ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया है। इसमें आरबीआई सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। आरबीआई द्वारा यह सरप्लस बीते वित्त वर्ष की तुलना में 141% ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे।
रिपोर्ट्स की माने तो ये आरबीआई द्वारा सरकार को किया गया अभी तक का सबसे बड़ा सरप्लस अमाउंट है। पहले आइए जान लेते हैं कि आरबीआई के सरप्लस से मतलब क्या है। देखिए, आप जब अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसमें आय और व्यय का डिफरेंस देखते हैं। अगर आपकी आय व्यय यानी खर्च से ज्यादा है तो आपके पास पैसा सरप्लस में हो जाता है। आरबीआई भी एक वित्त वर्ष में अपना लेखा जोखा करती है, फिर आय और व्यय में से जो अंतर पॉजिटिव आता है उसे डिविडेंड या सरप्लस के तौर पर सरकार को ट्रांसफर कर देती है। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 में प्रावधान है। मतलब ये कि आरबीआई ये ट्रांसफर विधिक तौर पर करती है। इस ट्रांसफर से सरकार को क्या फायदा होगा? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि सरप्लस मिलने से सरकार मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके जो पैसे उठाती है उसमें कमी आ जाएगी। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे में क्या है खास? आज हम बात करेंगे श्रिंकफ्लेशन की। इसमें कंपनीज ग्राहकों के साथ बड़ी चालाकी से पेश आती हैं। इसमें किसी उत्पाद की कीमत में बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि उसकी संख्या या साइज को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी चिप्स का एक पैकेट 20 रुपए में 50 ग्राम आता है। आगे चलकर कंपनीज उसकी कीमत 20 रुपए ही रखें, लेकिन उसकी क्वांटिटी को घटाकर 30 ग्राम करते हैं, तो इसे कहेंगे श्रिंकफ्लेशन। ये बदलाव बहुत मामूली स्तर पर और छोटे रेंज के उत्पादों के साथ किए जाते हैं। आप बताइए, आपने किसी प्रोडक्ट में श्रिंकफ्लेशन महसूस किया है? आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि का नाम एक तरफ और दूसरी तरफ है क्षेत्र। झूम पूर्वोत्तर भारत, मिल्पा इंडोनेशिया, लदांग मध्य अमेरिका, कैंगिन फिलीपींस, दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट केरल। उपर्युक्त युग्मों में से किनका गलत मिलान किया गया है? केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 5 और 6, केवल 3, 4, 5 और 6। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहां स्थित है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। R21 या मैट्रिक्स M पद खबरों में रहा था। यह पद निरूपित करता है वैक्सीन, सुपर कंप्यूटर, चक्रवात या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की एक यूनिट को। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती संबंधित हैं। आर्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन से, अंटार्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन से, मंगल पर स्थित रिसर्च स्टेशन से या फिर चंद्रमा पर स्थित भारतीय शोध संस्थान। सही जवाब है विकल्प बी। दुख का कारण तृष्णा है, ये बात 6वीं शताब्दी के आसपास राजकुमार सिद्धार्थ को पता चली और वे कहलाए महात्मा बुद्ध। आज उन्हीं महात्मा बुद्ध की जयंती के तौर पर बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में बौद्ध धर्म प्रमुख है। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन तथा रानी महामाया के यहाँ हुआ था। उनका जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माना जाता है। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से हुआ और राहुल नाम के पुत्र का जन्म हुआ। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। सालों तक वे भटकते रहे। उसके बाद उन्हें 35 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से राजकुमार सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक जगह पर दिया था। मान्यता के मुताबिक गौतम बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा था। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। पहले प्रवचन की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है और शरीर त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मौत के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से समझा, जिसके चलते बौद्ध धर्म में ही अलग अलग सेक्ट बन गए। उनके प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, मोगलना, आनंद, कश्यप और उपाली शामिल हैं। कौशल के राजा प्रसेनजीत और मगध के राजा अजातशत्रु और बिंबसार उनके शिष्यों में शामिल थे। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अपने शिष्यों के एक समूह को उपदेश दिया करते थे। इस समूह को ही संघ कहा जाता था। लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो उनके शिष्यों ने सोचा कि उनके उपदेशों को लिखित तौर पर संरक्षित कर लिया जाए। इसी मकसद से पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें सुत्त पिटक का संकलन किया आनंद ने, वहीं विनय पिटक का संकलन किया उपाली ने। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई। दूसरी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म महासंघिक और स्थविरवादी में बंट गया। स्थविरवादी घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने पर बल देते थे,
तो महासंघिक मठों में रहकर धर्म प्रचार पर बल देते थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में आयोजित की गई। इसमें मोगली पुततिस ने अभिधम्म पिटक ग्रंथ लिखा। साथ ही अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी। वहीं चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बंट गया। बौद्ध धर्म की जिन शिक्षाओं को महात्मा बुद्ध ने दिया और अशोक ने फैलाया, वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान में बुद्ध को एक उपदेशक महापुरुष के तौर पर देखा गया, साथ ही उन्हें प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। हीनयान के अन्य संप्रदायों में स्थविरवादी, सौत्रांतिक, सर्वास्तिवादी, वैभाषिक और समित्य शामिल है। वहीं महायान में बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई। बोधिसत्व की अवधारणा महायान शाखा से ही संबंधित है। महायान के प्रमुख संप्रदायों में माध्यमिक या शून्यवाद, विज्ञानवाद, वज्रयान और सहजयान शामिल है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध ने इन सत्यों को समझा। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा है समुदाय, अर्थात इस दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, अर्थात इस दुख का निरोध है। वहीं चौथा आर्य सत्य कहलाता है, जिसका अर्थ है दुख निरोध का मार्ग है। पहले आर्य सत्य के अनुसार दुख कई रूपों में होता है। जीवन में व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं करता है। जब मनुष्य उन इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसे दुख होता है। अगर इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाए तो भी यह तृप्ति थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि सुख हमेशा नहीं रह सकता। अगर सुख हमेशा व्याप्त रहा तो जीवन में उदासीनता आ जाती है। दूसरा आर्य सत्य कहता है कि दुख की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इच्छा है। बुद्ध ने इसे 3 बुराइयों के रूप में समझाया है। ये 3 बुराइयां हैं लालच, उपेक्षा और नफरत। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार व्यक्ति को ऐसी सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए जो दुख का कारण बनती हैं। इसके लिए मोह का त्याग करना होता है। इससे व्यक्ति निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें लालच, उपेक्षा और नफरत को त्यागना होता है। और चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने इन दुखों का अंत करने के लिए उपचार बताया है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 साधन होते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। व्यक्ति इन मार्गों के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म को एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। सामाजिक आंदोलन अपने समय की सामाजिक बुराइयों को मिटाने का प्रयास करता है। बौद्ध धर्म ने भी अपने समय में प्रचलित रूढ़िगत मान्यताओं पर चोट करने का प्रयास किया था। आइए अब देखते हैं कि वे कौन सी परंपराएं थी जिन पर बौद्ध धर्म की प्रगतिशील सोच दिखाई देती है। उस समय प्रचलित जातिगत भेदभाव को नकारा और वर्ण व्यवस्था की निंदा की। जहां ब्राह्मण धर्म में शूद्रों और स्त्रियों दोनों की स्थिति निम्न मानी जाती थी, वहीं बौद्ध धर्म में शूद्रों और स्त्रियों दोनों को संघ में प्रवेश दिया गया। बौद्ध धर्म में धन संचय की मनाही की गई, जिसने समाज में व्याप्त असमानता पर गहरी चोट की। इसके अलावा लोगों में चेतना का विकास करने का प्रयास किया गया। स्वयं बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि मेरे उपदेशों को ज्यों का त्यों न अपनाया जाए, बल्कि तार्किक ढंग से विचार करके ही इनका पालन किया जाए। स्पेन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बन गया है। साथ ही स्पेन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन भी भारत को सौंप दिया है। भारत ISA का फाउंडिंग मेंबर है। एक तरह से ISA के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने से लेकर वर्तमान स्वरूप में लाने तक भारत का अहम रोल रहा है। 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान आयोजित COP21 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इस संस्था को लॉन्च किया। साल 2020 में इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में हुए संशोधन के बाद से UN के देश ISA में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में शामिल हुए स्पेन को मिलाकर 99 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका सदस्य बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबमिट किया है। ISA को निर्देशित करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति को टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी नाम दिया गया है। इसके तहत साल 2030 तक 1000 बिलियन $USA का निवेश सौर ऊर्जा में करना है। इससे तकरीबन 1000 मिलियन लोगों को स्वच्छ ऊर्जा हासिल होगी। साथ ही दावा है कि इसके चलते हर साल 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। यह ISA की सफलता ही है कि भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2015 की 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई है।
सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में स्थित है। अरब लीग ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके में तैनात करने की मांग की है। अरब लीग ने यह मांग तब तक के लिए की है जब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन थियरी पर सहमति नहीं बन जाती। साथ ही अरब लीग ने इस राजनीतिक प्रक्रिया के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक टाइम लिमिट सेट करने की भी मांग की है। वैश्विक स्तर पर इजराइल फिलिस्तीन विवाद में विशेषज्ञ तो कई मर्तबा यूएन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करने की बात करते हैं, लेकिन पहली बार ये मांग अरब लीग के द्वारा लिखित तौर पर की गई है। अरब लीग क्या है? अरब लीग 22 सदस्य देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1945 में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और विवादों को कम करने के मकसद से की गई थी। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि यह संस्था क्षेत्रीय विवादों को निपटाने में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई है। हालांकि 2011 में इसने सीरिया में बने हालातों के चलते सीरिया की सदस्यता रद्द कर दी थी, लेकिन 2023 में सऊदी अरब के प्रयासों से सीरिया को इस समूह में वापस शामिल कर लिया गया है। अरब लीग में कुल 22 देश हैं। इसमें शामिल देशों के बीच कॉमन बातों को समझने से पहले एक बार यह समझिए कि अरब वर्ल्ड किसे कहते हैं। दुनिया में उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक महासागर से लेकर अरब सागर के पूर्वी हिस्से तक के क्षेत्र को अरब वर्ल्ड कहते हैं। उत्तर में इसकी सीमा भूमध्य सागर तक और दक्षिण में इसकी सीमा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ हिंद महासागर तक फैली है। इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच कॉमन बात यह है कि ये देश अरबी भाषा बोलते हैं। इनमें से कुछ देशों ने अरबी को इकलौती आधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है, तो कुछ देशों में अन्य भाषाओं के साथ अरबी बोली जाती है। यूनेस्को 23 देशों की पहचान अरब देशों के तौर पर करता है, लेकिन अरब लीग में 22 देश ही शामिल हैं। यूनेस्को द्वारा अरब देश के तौर पर मान्यता प्राप्त माल्टा अरब लीग का मेंबर नहीं है। अरब लीग में फिलिस्तीन को भी देश का दर्जा मिला हुआ है। अब हम समझते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी क्या है। 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी 2 अलग अलग राज्यों का निर्माण करके इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने का एक प्रस्ताव है। एक इजरायलियों के लिए और दूसरा फिलिस्तीनियों के लिए। विचार यह है कि इजराइल और एक नए फिलिस्तीनी राज्य को एक साथ शांति से रहने के लिए स्थापित किया जाए। इस समाधान में इजराइल को अपनी वर्तमान सीमाओं को बनाए रखने की कल्पना की गई है, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक नया फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाना है जिसकी राजधानी होगी पूर्वी यरूशलेम। इसके प्रमुख मुद्दों में सटीक सीमाओं को परिभाषित करना, दोनों राज्यों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के वापसी के अधिकार और यरूशलेम की स्थिति को निर्धारित करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समाधान का समर्थन करता है। हालांकि इन प्रमुख मुद्दों पर असहमति, राजनीतिक विभाजन और आपसी अविश्वास ने इसे हासिल करना मुश्किल बना दिया है। कई वार्ताओं और शांति वार्ताओं के बावजूद 2 राज्य का समाधान अभी भी लागू नहीं है, लेकिन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करने वाले कई लोगों के लिए यह एक केंद्रीय लक्ष्य बना है। वैश्विक गठबंधन इस संघर्ष को बहुत प्रभावित करते हैं। यूएसए इजराइल का पुरजोर समर्थन करता है, जबकि कई अरब और मुस्लिम देश फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 50 बिलियन बॉल पॉइंट पेन कचरे में फेंके जाते हैं? इन बॉल पॉइंट पेन का 95% हिस्सा प्लास्टिक का बना होता है। इसी के चलते नई दिल्ली स्थित एक इको फ्रेंडली ब्रांड बायोक्यू ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया। ये बायोडिग्रेडेबल पेन रिसाइकल्ड पेपर, रिफिल और नॉन टॉक्सिक इंक के साथ आता है। पेन के आउटर मटेरियल को बनाने के लिए पेपर ट्यूब, मेटल और बांस जैसे विकल्प पर काम किया जा रहा है। ये पेन दुनिया भर में बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने में मददगार साबित होगा। प्लास्टिक प्रदूषण की राह में एक बड़ा रोड़ा मिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक है। जैसे कि प्लास्टिक के बने बॉल पेन को सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, जबकि डिस्पोज करने से पहले इनका यूज औसतन 2 घंटे ही किया जाता है। अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो बायोडिग्रेडेबल शब्द से जरूर रूबरू हुए होंगे। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई आइटम बायोडिग्रेडेबल है तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक लंबे वक्त के बाद इसके बेस मटेरियल में तोड़ा जा सकता है, डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं कि केवल सो कॉल्ड ऑर्गेनिक आइटम ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कई नॉन ऑर्गेनिक आइटम भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यहां तक कि एक वक्त के बाद तो प्लास्टिक भी बायोडिग्रेड हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक बनाती है, जो कि पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। माइक्रो प्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूटने से उत्पन्न होते हैं।
यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़े रखे जाते हैं, जैसे स्क्रब, शैम्पू, मस्कारा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक रखे जाते हैं। आइए देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज हम बात करेंगे अमरम की। आपने इतिहास पढ़ते वक्त दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का नाम जरूर सुना होगा। विजयनगर एम्पायर की सेना बहुत संगठित और प्रभावी थी। सेना के टॉप ग्रेड के ऑफिसर्स को नायक या पॉलीगर कहते थे। इन नायकों को इनकी सेवाओं के बदले भूमि या जमीन दी जाती थी। इसी भूमि को कहते थे अमरम। तो अमरम क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य में सेना के टॉप ऑफिसर्स को उनकी सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, टुवर्ड्स 1000 रणनीति निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध रखती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, अरब लीग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब, सीरिया, माल्टा या फिर इजिप्ट। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कृषि का नाम था और दूसरे तरफ था क्षेत्र। झूम पूर्वोत्तर भारत, मिल्पा इंडोनेशिया, लदांग मध्य अमेरिका, कैंगिन फिलीपींस, दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट केरल। पूछा गया था उपर्युक्त युग्मों में से किनका गलत मिलान किया गया है। ऑप्शंस थे केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 5 और 6 या फिर केवल 3, 4, 5 और 6। और सही जवाब है विकल्प बी। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहां स्थित है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड। सही जवाब है मिजोरम यानी विकल्प सी। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उज्बेकिस्तान के चीफ जस्टिस बख्तियार इस्लामोव से मुलाकात की। ये मुलाकात द्विपक्षीय स्तर की थी। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ के सदस्य देशों के सीजेआई के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए हैं। एससीओ इन दिनों लगातार चर्चा में है। कुछ समय पहले एससीओ के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्रीज की बैठक कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी। इसमें भी भारत की तरफ से सीनियर डिप्लोमेट शामिल हुए थे। इसके अलावा 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास थी। यह अध्यक्षता भारत को सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित सम्मेलन में सौंपी गई थी। भारत की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स का सम्मेलन जुलाई 2023 में आयोजित हुआ। पहले यह सम्मेलन इन पर्सन होता था, लेकिन मई के अंत में सरकार ने साफ किया कि यह सम्मेलन वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ रखी गई थी। इसी बैठक में ईरान ने एससीओ के 9वें सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया था। इसी दौरान भारत ने 2024 में एससीओ की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी। साल 2024 का सम्मेलन कजाकिस्तान में जुलाई में आयोजित किया जाना है। इस सम्मेलन में बेलारूस के एससीओ के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। अब हम संस्था के तौर पर एससीओ के बेसिक्स को एक बार देख लेते हैं। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा। उज्बेकिस्तान के अलावा बाकी के देश इससे पहले शंघाई 5 के सदस्य थे। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। एससीओ में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सबसे शीर्ष निर्णय के स्तर की संस्था है। साल में एक बार इसका सम्मेलन आयोजित होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय है कमिटी ऑफ द रीजनल एंड टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS रैट्स। ये ताशकंद में यानी उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी भरोसे को मजबूत करना है और साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग को विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 9 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें कजाकिस्तान है, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है। ईरान को पहले ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल था। 2023 में भारत में हुए सम्मेलन में ईरान ने पूर्ण सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया।
भारत श्रीलंका में ग्रेफाइट माइन ब्लॉक हासिल करने की योजना बना रहा है। इस सिलसिले में भारत श्रीलंका के साथ बातचीत कर रहा है। देखिए, ग्रेफाइट एक क्रिटिकल मिनरल है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भर है और श्रीलंका का ग्रेफाइट पूरी दुनिया में सबसे प्योर माना जाता है। श्रीलंका के ग्रेफाइट में 98% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी किए हैं, जैसे कि कोबाल्ट और कॉपर के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ, तो नायोबियम और ग्रेफाइट के लिए तंजानिया के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से टाइटेनियम और ग्रेफाइट के लिए समझौता है। बता दें कि ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टल रूप है और यह मानक परिस्थितियों में कार्बन के सबसे स्थिर रूपों में से एक है। इसकी एक विशिष्ट परमाणु संरचना होती है जिसमें कार्बन परमाणु हेक्सागोनल नेटवर्क में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन पर उच्च ताप और दाब के पड़ने से बनता है। यह आमतौर पर रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। क्रिटिकल मिनरल लगातार खबरों में रहे हैं। हम समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल से आखिर मतलब क्या है। देखिए, मिनरल का मतलब तो होता है खनिज, लेकिन क्रिटिकल से मतलब ऐसे खनिजों से जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये क्रिटिकल इस सेंस में भी हैं क्योंकि इनका प्रयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में होता है। साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी इन मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इरिडियम, गैलियम, नियोडाइमियम, ग्लेकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, ये सारे मिनरल्स इसके लिस्ट में शामिल होते हैं। यहाँ एक और बात नोट कर लीजिए कि क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज चीन में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चीन इनकी सप्लाई चेन पर बड़ा कंट्रोल रखता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसे कि ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। इसीलिए भारत इन मिनरल्स के आयात के लिए अलग अलग देशों के साथ समझौते कर रहा है। श्रीलंका के साथ ग्रेफाइट को लेकर किया गया समझौता इसी कड़ी में है। इसके अलावा भारत घरेलू स्तर पर इन मिनरल्स के सोर्सेज की खोज कर रहा है। बीते साल भारत को जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे। साथ ही भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ज्वाइन की है। ये 14 सदस्यों का एक कोलैबोरेशन है जो वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए काम करता है। इन 14 सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। यह फाइन क्यों लगाया गया है? यह फाइन मार्च 2023 में चेन्नई के नागपट्टिनम में हुई ऑयल स्पिलिंग के चलते लगाया गया। सीपीसीएल पर यह फाइन नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत लगाया गया है। नो फॉल्ट लायबिलिटी से क्या मतलब है? नो फॉल्ट लायबिलिटी से मतलब है कि यह ऑयल स्पिल किसी नेग्लिजेंस या गलती की वजह से नहीं, बल्कि बाह्य कारकों के चलते हुई थी। ऑयल स्पिल प्रदूषण का ही एक रूप है। जब तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पर्यावरण में फैल जाते हैं, खासतौर पर मरीन एरियाज में, तो इसे ऑयल स्पिल कहते हैं। ये ऑयल स्पिल बड़ी आपदाओं का रूप ले सकते हैं क्योंकि बड़े क्षेत्र में जब तेल फैल गया तो इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी सफाई के लिए विशेष तरह की तकनीक की जरूरत होती है। इन तकनीक में ऑयल जैपर और ओलिवोरस एस जैसी तकनीकें प्रमुख हैं। ऑयल जैपर तकनीक में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है और तेल को साफ किया जाता है। ओलिवोरस एस में भी तेल को हटाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ज्यादा प्रभावी तरीका है। इसमें हाई सल्फर कंटेंट मौजूद होता है। यह तकनीक भारत के नई दिल्ली में स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा तैयार की गई है। एनजीटी भारत में पर्यावरणीय संस्था के तौर पर इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के एक्ट के तहत, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी सीपीसी 1908 के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच है नई दिल्ली में, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी इसकी शाखाएं हैं। इसके अलावा एनजीटी को सिविल कोर्ट की शक्तियां हासिल हैं।
एनजीटी में याचिका दायर करने के लिए वकील को हायर करने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित पक्ष जरूरी फॉर्मेट में आवेदन जमा करके व्यक्तिगत तौर पर ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है। एनजीटी को अपने स्वयं के निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति है। इसके फेल होने की स्थिति में एनजीटी के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है और एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यह भी याद रखना है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवात के टकराने की आशंका बनी हुई है। यह चक्रवात रविवार तक बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इस चक्रवात को नाम दिया है ओमान ने। चक्रवात हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। एक तरह से चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। चक्रवात के बनने के कारणों की बात करें तो तापमान बढ़ने से समुद्री सतह का गर्म होना, कॉरियोलिस फोर्स और वायुमंडल में नमी की अधिकता इसके प्रमुख कारण है। रेमल की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में डेवलप होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। भारत में चक्रवातों की चुनौती से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट यानी NCRMP तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी तकनीक का प्रयोग भी करता है। GIS में कई प्रौद्योगिकियों के जरिए मिले डेटा का कलेक्शन और इंटीग्रेशन होता है। ये डेटा सैटेलाइट्स, मोबाइल सेंसर्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस के जरिए हासिल होते हैं। इस डेटा के जरिए रियल टाइम मैप बनाया जाता है जिससे पता चल जाता है कि कब, कहां और किस हद तक खतरा उभरने की संभावना है। इन सूचनाओं के जरिए सरकारों और संस्थाओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। 2019 में आए फेनी साइक्लोन से निपटने में इस तकनीक ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मैंग्रोव प्लांटेशन चक्रवातों के लिए प्राकृतिक बैरियर के तौर पर काम करते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी चक्रवातों से निपटने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे अभी रेमल के लिए आईएमडी ने वार्निंग जारी कर दी है। इससे मछुआरे और आम लोग पहले से सतर्क हैं और प्रशासन भी पहले से तैयार है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं टर्म ऑफ द डे में क्या है खास, और आज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में टर्म ऑफ द डे इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। आज हम बात करेंगे सतमान और कृष्णाला की। सतमान और कृष्णाला उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक पीरियड में प्रचलित सिक्कों के नाम हैं। सतमान सोने का तो कृष्णाला चांदी से बने सिक्कों को कहा जाता था। इनका प्रयोग भी आज की तरह ही लेन देन के लिए किया जाता था। एक बार यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था फणम नाम के सिक्के पर सवाल। फणम मध्यकाल में प्रचलित सिक्के को कहा जाता था। आप बताइए ऋग्वैदिक काल में प्रचलित सिक्के का नाम क्या था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ग्रेफाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन, भारत, श्रीलंका या फिर यूएसए? दूसरा सवाल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय शंघाई में है। ईरान इसके स्थायी सदस्यों में से एक है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, टुवर्ड्स 1000 रणनीति निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध रखती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? सही जवाब है विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, अरब लीग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब, सीरिया, माल्टा या फिर इजिप्ट? सही जवाब है विकल्प सी, माल्टा।